पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे तेंजाकू ने महितो को अब्सॉर्ब कर लिया था और तो और क्योटो स्कूल के स्टूडेंट भी केंजाकू से फाइट करने के लिए आ चुके थे। वहीं चोसो जो कि ये याद कर चुका था कि कैसे इतादोरी उसी का भाई है। अब वह केंजाकू को मारने के लिए उसी की तरफ जाता है और हम देख पा रहे थे इतादोरी और चोजो ने अब टीम अप करके केंजाकू से फाइट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। उरामे यहाँ पर केंजाकू की हेल्प करता है और इतादोरी की टीम पर उसने अटैक कर दिया था फ्रीजिंग अटैक पर। यहाँ पर आती है यूकी और फिर हमें यूकी की कहानी सिखाई जाती। इस एपिसोड में यूकी जो मनी मन में सोच रही होती कि अब उसे कुछ भी करके नोरे के मूव के खिलाफ से अपना टाइम निकालना होगा। कहती है गेटो क्या तुझे वो याद है जहाँ पर मैंने तुझे बताया था कि कैसे हम उस दुनिया को कैसे बना सकते हैं जहाँ पर कोई भी कर्सेस हो ही ना, पर चाहे तू जो भी सोच ले या जो भी मेथड अडॉप्ट करे, ह्यूमंस हमेशा ही एडवांस स्टेज पर जाते ही रहेंगे। वो उनकी डेस्टिनी है। इंसानियत की अब स्टेज कर्ज एनर्जी से बिल्कुल अलग होना है। पर केंजाकू से कहता है कि तेरा सोचना गलत है। उनकी अगली स्टेज कर्ज एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है। वही यूकी इतादोरी से पूछती है इसके बारे में कि यहाँ पर क्या समझा, पर उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। वही केंजाकू जो अब उसे बता रहा होता है कि 12 साल पहले जब तोजी की मौत हुई तब तुमने उस मेथड को शायद छोड़ दिया होगा। पर यूकी उसे बताती है कि पर उस दिन जब वह गेटो से बात कर रही थी तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना उसे अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल पर लौट जाना चाहिए। और तो और तुम्हारे प्लान में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। जापान के अलावा जो पूरी दुनिया है उसमें बहुत ही कम जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्ज स्पिरिट हैं। वही कर्ज एनर्जी के ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो तेंजन का वेरिएंट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ भी यानी केवल वही ह्यूमंस और सॉर्सरर्स बन जाएंगे जहां पर टेंजाइन ऑप्टिमाइज कर्ज एनर्जी इकट्ठा हुई होगी। यानी उसी कंट्री के लोग ही जुजुत्सु सॉर्सरर्स बन पाएंगे जहां पर टेंजेंट का वेरियर और ऑप्टिमाइज कर्ज एनर्जी दोनों ही साथ पर हो। और वो जगह केवल एक ही है, वह है जापान। यानी कि जापान अचानक से ही बहुत सारी कर्ज एनर्जी जापान में आ जाएगी और ये बात जानकर सारी कंट्री इसके खिलाफ हो जाएंगी। वे चुप नहीं रहेंगी। ह्यूमंस भी एक एनर्जी की सोर्स है। यानी कि तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि कैसे ये इस दुनिया में क्या कर सकता है ये चीज। और अगर ऐसा कुछ होगा तो ये दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी कि मैंने सोची थी। केंजाकू कहता तुम यानी कि क्या हुआ, वैसे भी मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा मोटिव तुमसे अलग है। मैं ऐसी दुनिया नहीं बनाना चाहता जहाँ पर कर्ज स्प्लिट ना हो और ना ही ऐसी कोई दुनिया बनाना चाहूंगा। नॉन सॉर्सरस और कर्ज स्प्लिट वो पॉसिबिलिटीज हैं जब बनती हैं तब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कर्ज एनर्जी जनरेट होती है। पर हर ह्यूमंस इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर पाते हैं। ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मुझे उसी से बाहर लाना है, मुझे उसी को बाहर लाना है। पर वो वर्क नहीं किया और जो भी मैंने बनाया वो खुद के पोटेंशियल से आगे नहीं बढ़ पाया। और अब मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो कि तबाही मचा सके और उससे मैं भी कंट्रोल ना कर पाऊँ। और उसके लिए मैंने पहले ही कर्ज टेक्निक को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और यूकी ये सब जानकर हैरान हो जाती है। वही इतादोरी से पूछती है आखिरकार वो महितो गया कहाँ है जो कि सोर्स को मैनिपुलेट कर सकता था। इतादोरी उसे बताता है अरे इसने तो उसे पहले ही ऑब्जर्व कर लिया। ये बात जानकर यूकी हैरान थी और हम देख पा रहे थे कि कैसे केंजाकू महितो की आइडल ट्रांसफिगर टेक्निक को यूज करता है और उसकी टेक्निक की हेल्प से वो एक पैटर्न क्रिएट हुआ आसमान में नजर आता है। तब यूकी कहती है क्या एक टेंजन वेरियर है? पर नहीं, ये तो टेक्निक को लॉन्ग रेंज से एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। केंजाकू कहता है मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहता हूँ इतादोरी। जब भी कोई कर्ज टेक्निक कर्ज स्प्रिट कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक के जरिए ऑब्जर्व की जाती है तो उसकी टेक्निक की क्वालिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती। पर मैं तो तुम्हारे साथ फाइट के बीच पहले से ही बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका था और मैं चाहता था कि जो भी हो ऐसे ही ग्रो कर पाए, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। यूकी जो कहती है आखिरकार तुमने किया क्या है? तब केंजाकू से बताता है कि मैंने आइडल ट्रांसफिगर को 2 तरीके के नॉन सॉर्सरर्स पर डिस्टेंस से एक्टिवेट किया है जिन्हें मैंने पहले से ही मार्क किया था। यानी कि मैंने उन 2 नॉन सॉर्सरर्स को पहले से ही चूज कर लिया था। और हमें दिखाया जाता है फुशिगुरु की बहन को जिसे केंजाकू ने मार्क किया था उसके हेड पर और वो निशान अभी भी था। तब केंजाकू से बताता है, उसे कहता है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इतादोरी की तरह ही हैं जिन्होंने कर्ज ऑब्जेक्ट को खाकर पहले से ही उसे इनहेल किया है। वही कुछ लोग हैं जुनबे की तरह, उनके पास टेक्निक तो बहुत सारी है पर उनका ब्रेन सॉर्सरी नहीं कर पाता। मैंने उन दोनों के ब्रेन्स को सॉर्स पर
सेट कर दिया है और मैंने उन्हें सबसे पहले एक वेसल की तरह ताकत दी और उसके बाद कर्ज टेक्निक को यूज करने की क्षमता दी। और मैंने जब अब इस रस्सी की गांठ को खोल दिया है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया मैंने कर्ज ऑब्जेक्ट की सील को तोड़ दिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मार्किंग के बीच मेरी कर्ज एनर्जी के कारण बेहोश हो चुके थे, पर वे बहुत ही जल्द जाग जाएंगे और अब मैं उन्हें और भी ज्यादा कर्ज एनर्जी के बारे में बताऊंगा और जिसके लिए मैं उन्हें आपस में फाइट करवाऊंगा। वे बच्चे और वे सारे कर्ज ऑब्जेक्ट हैं वो मेरे, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से चूज किया है। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत सारे यूरे इतादोरी जो एक ही बारी में छूट जाएंगे। तब यूकी कहती है तुम्हें ह्यूमंस के बारे में समझना नहीं सीखा तुमने। तुम्हें लगता है कि वे लोग एक दूसरे को इसलिए मारेंगे क्योंकि वह ह्यूमंस हैं और तुम्हारे कंट्रोल में आ गए हैं क्योंकि उन्हें पावर चाहिए तुमसे। तुम्हारा ऐसा सोचना है कि वो तुम्हारी बात मानेंगे। तब केंजाकू कहता है कि ये सब तो उनके लिए एक हुक्म की तरह होगा और वैसे भी मैं उन्हें इस तरह पर उनके विचार और सोच पर नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल भी वेस्टलेस है। जहाँ पर इतादोरी कहते कि इसने तो मुझे अब गुस्से में ला दिया, ये मेरा दिमाग खराब, चलो इसकी चटनी बनाते हैं। पर इतादोरी कहता मैं तो हिल भी नहीं पा रहा और हावे की कर्ज टेक्निक अचानक से हट जाती है। और हावे की आखिरकार ये हुआ क्या, जहाँ पर हावे बताती है कि मैंने अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए रिजर्व कर्ज टेक्निक का यूज किया था पर मुझ पर पॉइजन से अटैक किया गया है शायद। तब चोसो से बताता है कि मेरी पियर्सिंग बल्ट टेक्निक में मेरा ब्लड है जिसका मतलब मोटिव है कि उसमें पॉइजन है। तब इसी में बता नहीं तुम्हें वेट करना होगा, हमारे पास माई की स्पॉट है ही नहीं और एनीमे के पास और भी ज्यादा साथी हो सकते हैं। तब यूकी उसे बताती है तोडो, माई और वीवा सारे मेरे दोस्त की प्रोटेक्शन पर हैं पहले से ही, वो इस बार फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब यहाँ पर पांडा जो कि काम से क्वेश्चन करता है क्या वह अभी मूव कर सकता है। कामों से बताता है कि वह अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल सकता है, रेगुलेट कर सकता है, इसलिए वह मूव कर सकता है। वहीं कासुकावे जो कि अब फाइट करने से पूरी तरीके से मना कर देता है। वहीं तब केंजाकू बताता है मैंने अभी तक मेरी पूरी बातें खत्म नहीं हुई, मैंने जो कर्ज ऑब्जेक्ट उन लोगों को दिया है वे सारे के सारे उन सॉर्सरर्स के पार्ट हैं जिनसे मैंने पिछले 1000 सालों से कॉन्टेक्ट बनाए हैं। पर मैंने उन सारे सॉर्सरर्स से कॉन्टेक्ट नहीं बनाए थे, सिर्फ उन सॉर्सरर्स से मैंने इस बॉडी को कब्जे पर लिया वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए और यही इस दुनिया का भविष्य जो अब होने वाला है। और तभी केंजाकू केटो की कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और बहुत सारे कर्ज स्पिरिट को आजाद कर देता है और उन सभी के आसपास बहुत सारे कर्ज स्पिरिट अचानक से आ चुके थे। वही केंजाकू इतादोरी को प्रिजन में शो करता है और उसे बाय बाय कहकर वहां पे जाने लगता है। वहीं इतादोरी गोजो सेंसे चिल्लाता है। वही केंजाकू सोचता है कि ओह अब तो मजा आएगा कि आगे क्या होने वाला होगा। क्या तुम सोच रहे हो सुकुना, सॉर्सरी की गोल्डन एज अब दोबारा से लौटने वाली है। थियान पीरियड जो कि बीत चुका था वो वापस से शुरू होगा। फिर वो वहां से चला जाता है प्रिजन रेम को लेकर और हमें दिखाया जाता है शिबुया के बारे में हर एक न्यूज चैनल में ब्रॉडकास्ट हो रही थी। वहीं आम लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। वही सारी सिक्योरिटी एजेंसी इस सिचुएशन से डील करने के लिए काफी टेंशन में होती है। वही 5 मिलियन रेडिडेंट्स को बाहर शिफ्ट करने के बारे में प्लान बनाया जा रहा होता है। किसी को भी इसके होने का रीजन पता नहीं था कि इन्हें क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। और सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स इस चीज को नेचुरल डिजास्टर के रूप में बदल रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि शिबुया में 10 मिलियन से भी ज्यादा कर्ज स्पिरिट को अचानक से रिलीज कर दिया गया है और सिक्योरिटी एजेंसी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है कि वे आम लोगों को आखिर बताएंगे क्या, बचाएंगे कैसे। और यानी कि वैल्यू अब धीरे धीरे उनकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू गिरते जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसी को कर्ज स्पिरिट के बारे में आम जनता को बताने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है कि अब आम जनता को भी सच्चाई बताई जाए। उन्हें यह भी बताना है सच्चाई को कि कर्ज स्पिरिट केवल टोक्यो पे है ताकि टोक्यो में ज्यादा से ज्यादा लोग डर के मारे पहले ही कर्ज एनर्जी को रिलीज कर दें और इससे सारी कर्ज स्पिरिट केवल टोक्यो पर ही रहे। और हम देख पा रहे थे जो भी लोग न्यूज को शेयर कर रहे थे उन पर अचानक से कर्ज स्पिरिट अटैक कर देती है और न्यूज देखने वाले लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हुआ और उन पर फिर से एक कर्ज स्पिरिट पीछे से आकर अटैक कर देती है। इसी तरीके से एक पर्सन इंपेरिकल प्लाजा के वेरियर टॉम्प्लस प्लाजा के टॉम्स ऑफ चार के वेरियर को एक्सटेंड करने के लिए कह देता है। और हमें दिखाई जाती है एक लड़की को जो कि इस सिचुएशन में एक स्टोर में जाकर खाना चुरा कर खा रही थी। फिर तभी उसे किसी का एहसास होता है जैसे उसके आसपास कोई हो और अजीब सी एक चीज जो कि उसे अपनी तरफ आवाज देकर बुला रही थी वो उसे कहती है यहाँ पर बहुत खतरनाक है, यहाँ पर रहना, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें नहाने का और गाना गाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ये खतरा होगा, तुम मेरे पास आ जाओ। वो लड़की कहती है पर मेरी माँ का क्या होगा। जब का घर से स्पिरिट से बोलती है तुम्हारी माँ, माता पिता, बाप,
भाई बहन और टीचर सब के सब यहाँ पर ही हैं, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। वहीं वह लड़की कहती कि मेरा कोई भी भाई नहीं है और मैं टीचर से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी काजी स्प्रिट उसकी ये बात को दोबारा से रिपीट करती है और वह लड़की दोबारा से उसकी तरफ पानी देने के लिए बढ़ी रही होती है, उसके पास जा रही होती है। तो जैसे ही वह लड़की उस दुकान के बाहर आती है और एक बहुत बड़ी काजी स्प्रिट उसे खाने के लिए उस पर अटैक करने वाली थी कि तभी वहां पर पहुंच जाता है यूटा। उसने उस काजी स्प्रिट को मार दिया था। कहता है कि मुझे प्लीज माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें कहीं डरा तो नहीं दिया। क्या क्या बेटा तुम ठीक हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? जहाँ पर वो लड़की से बताती है मैं ये नहीं जानती कहाँ पर है। वहीं यूटा सोच रहा होता है कि ये तो एक बिजनेस एरिया है, यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं होगा। और वो उसे कहता है कि आगे मुझे लगता है तुम बहुत दूर से यहाँ पर आई होगी। लड़की उसे हाँ में जवाब देती है। वही तभी काजी स्प्रिट अचानक से उठने वाली ही थी कि तभी रिका ने उसे बिल्डिंग में फेंक दी थी। अब यूटा उसकी आंखों कवर करता है लड़की की और रिका को कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वहीं शीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूकी को जो की इतादोरी से कहती है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने उस समय कुछ नहीं कर पाई। मुझे लगा उसे सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, समझना होगा सिनारियो को, सोच समझ कर अपनी चाल चलनी होगी। अब तुम्हें समझ चुके होगे कि आखिर मैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी साइड नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर एक मामूली सी सॉर्सरस हूँ, एक अप्सरा हूँ जो बस यही चाहती है कि इस दुनिया से काजी स्प्रिट पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पर ये बात भी मेरी गलती को नहीं छुपाने वाली। अब इस पूरी सिचुएशन की जिम्मेदार मैं और मेरे फ्रेंड्स लेते हैं। हम यहाँ पर उन सारे बच्चों को वापस भेजने वाले हैं जो यहाँ पर है और टेंजल से मिलने का अब समय आ चुका है। और आगे अब क्या करने वाले हो यूजी इतादोरी? चीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हायर रेम्स की मीटिंग को जहाँ पर वे लोग यूटा के काम की तारीफ कर रहे होते हैं। यूटा उसे बताता है कि मुझे इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलो अब सीधे बात पर आओ। तुमने मेरे कामों को देख लिया होगा कि आखिर मैं कैसे ऑर्डर को फॉलो करता हूँ। फिर उनमें से एक हायर को बताता है काजी स्प्रिट को मारना ये बिल्कुल भी प्रूफ नहीं करता। यूटा कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे साथ ही चलो। क्यों नहीं चलते? तुम मेरे साथ बाउंड भी कर सकते हो, इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि वो फौजों का स्टूडेंट है या नहीं। पर उसने शिबुया में इनुवाकी की हाथ काटा था, यानी कि भाई इतादोरी को खुद हाथों से मारने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है दरअसल जुजुत्सु हाई हेड क्वार्टर्स के नोटिस के बारे में। और ये नोटिस था सबसे पहला पॉइंट कि सुगुरो गेटो और अभी उसे जिंदा है, यानी कि अब उसे मार दिया जाए। और वहीं दूसरा ये था कि गोजो ने इस इंसिडेंट में गेटो का साथ दिया था, यानी कि उसे रियलम ऑफ सॉर्सरी से परमानेंट एक्सपेल करने का ऑर्डर पास हो चुका है और अगर उसे किसी ने अनसील किया तो उसे क्राइम के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये कि मासामिची ने गोजो और गेटो को इस इंसिडेंट के लिए उकसाया था, इसलिए अब उसे भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। और तो और उसका आखिरी पॉइंट था कि यूजी इतादोरी की मौत पर लगाई गई रोक को अब हटा दिया जाता है और उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस काम के लिए अब यूटा और पोत्सु को चूज किया गया है। और हमें दिखाया जाता है शीन शिफ्ट होता है, इतादोरी को हम देखते हैं जो कि एक खाई से ब्रिज में घूम रहा था। सुबह होने के बाद एक जोरदार ताली मारता है, उसे पानी के बीच की काजी स्प्रिट बाहर आ जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ इस जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 यहाँ पर ऑफिशियली एड होता है। ये लास्ट एपिसोड था इस सीजन का। आई होप गाइस ये सीजन आपको अच्छा लगा हो। गाइस ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीजन के सारे एपिसोड मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुके हैं। हालांकि गाइस ये एपिसोड हमें कई सारी बातों को दिखाता है कि कैसे गोजो सातुरो अब सील हो चुका है तो हायर अप्स की अब अपनी मनमानी चलने लगी है। उन्होंने यूजी इतादोरी के ऊपर लगने वाले डेथ पेनल्टी मतलब डेथ के रोक को भी हटा दिया है, यानी कि अब यूजी इतादोरी जो कि सुगुना का वेसल है उसकी जान खतरे में है। वहीं उन्होंने ये भी ऑर्डर पास किया है कि कोई भी गोजो को अनसील नहीं करेगा और जो भी करेगा उसे क्राइम माना जाएगा। अब आगे क्या होगा ये हमें थर्ड सीजन में ही पता चलेगा। इस अगर सीजन आता है और एपिसोड आते हैं तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप अपनी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लें ताकि आने वाली एपिसोड की लिंक एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन के एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।